क्लास 11 वेक्टर का लेक्चर नंबर 3। आइए हम लोग फटाफट आज के वीडियो को समझ लें। क्योंकि वेक्टर के बारे में मैंने बताया कि वेक्टर बहुत ज़्यादा जरूरी है फिजिक्स को पढ़ने के लिए। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि हम लोग वेक्टर का दो पोर्शन पढ़ेंगे, वेक्टर अलजेब्रा यानी सदिश बीजगणित और दूसरा वेक्टर ज्योमेट्री यानी सदिश ज्यामिति। आइए हम लोग वेक्टर अलजेब्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का योग। दो सदिशों को जोड़ते कैसे हैं? सबसे पहले जोड़ने का जो भी तरीका है मैं आप लोगों को बतला रहा हूं। पहले आप लोग जहां कहीं मौका मिले वीडियो को पॉज करके पूरा बोर्ड पर जितनी बातें लिखी हुई है उसको साफ साफ नोट कर लें। तो उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो रोक करके नोट कर लिया होगा। द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट। पहला तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर वेक्टर। यानी दो वेक्टर के एडिशन को जब हम लोग दो वेक्टर को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट। दो सदिशों के योगफल को परिणामी, रिजल्टेंट को हिंदी में कहते हैं परिणामी। इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? आर से। ऐसे दो वेक्टर को ऐड करने का दो अलग अलग तरीका है। एक तरीका कहलाता है लॉ ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का नियम। दूसरा कहलाता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, मैं फिर से एक बार चर्चा कर दूं। दो वेक्टर, ठीक है, दो वेक्टर को ऐड करना यानी जोड़ना, उसके लिए दो तरीका दिया गया है, दो प्रकार दिए गए हैं। पहला का नाम है लॉ ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का नियम, और दूसरे का नाम है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का नियम। जहां तक मेरा अपना विचार है, हम लोग वेक्टर को मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग वेक्टर को पढ़ रहे हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि वेक्टर और कैलकुलस में उतने ही चीजों को बताया जाए जितना फिजिक्स के लिए आप लोगों के लिए उपयोगी हो। फिर तो आप लोगों को 12 में वेक्टर मैथमेटिक्स में पढ़ना ही है। इसलिए मैंने यहां पर लॉ ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के नियम का जिक्र नहीं किया, उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों को फटाफट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का नियम को समझा दे रहा हूं। बहुत आसान है, आप लोग ध्यान देंगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा। ये एक पैरेललोग्राम है यानी समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज आप लोग बेहतर जान रहे हैं। आमने सामने का साइड यानी भुजाएं समानांतर और बराबर होती है, अगल बगल का साइड यानी भुजाएं बराबर नहीं होती है। कोई भी अंदर का एंगल यानी कोण 90 डिग्री नहीं होता है। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, मैं तो ऐसे ही बस रिपीट कर रहा था। ध्यान देंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का नियम बहुत ही सिंपल है। एक आप लोग पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दें यानी समांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर दें। जो दोनों असमान भुजाएं हैं जिसको हम लोग कहते हैं एडजेसेंट साइड्स, ठीक है, हिंदी में कहते हैं आसन्न भुजाएं। ये दोनों को अगर दो वेक्टर P और Q से अगर डिनोट करें, आप लोग देख रहे हैं यहां से निकल रहा है ये वेक्टर P, यहां से निकल रहा है Q, तो यहां से जो डायगोनल यानी विकर्ण निकलेगी वही हो जाएगा दोनों का योगफल यानी एडिशन, रिजल्टेंट, परिणामी। If two adjacent sides of a parallelogram are denoted by vectors P and Q and angle between them is theta, ये P है ये Q है, बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा। then their resultant will be the diagonal through their common point। यहां से जो डायगोनल यानी विकर्ण गुजरेगी वही इन दोनों का क्या कहलाएगा? योगफल, एडिशन, परिणामी, रिजल्टेंट। हिंदी में यदि एक समानांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं मतलब असमान अगल बगल सदिश P एवं Q को निरूपित करती हो, जबकि उनके बीच का कोण, ये पूरा कोण थीटा हो, तो उनके उभयनिष्ठ बिंदु यहां से
गुजरती हुई विकर्ण परिणामी आर होती है। ठीक है, अब आप लोग यहां के बाद आर का ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं, यहां पर मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इसको निकाला भी जाता है, इसको निकाला भी जाता। हम लोग ऑफलाइन में इसको निकालते भी थे, लेकिन इसको निकालना ऑनलाइन प्रोसेस के हिसाब से निकालना उतना ज्यादा जरूरी नहीं है जितना ज्यादा कि इस फॉर्मूला को कैसे यूज करना है वो ज्यादा जरूरी है। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, टाइम, डेज, सभी की एक सीमाएं, लिमिटेशंस होती है, इसलिए हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उतने ही चीजों को पढ़ेंगे जो हम लोगों के लिए बहुत जरूरी हो। ठीक है, और एक आप लोगों के साथ एक और इंफॉर्मेशन क्लास 11 के सभी विद्यार्थी जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं शेयर कर दूं, दिवाली छठ के बाद अगर संकल्प खुले या ना खुले, खुला तो बहुत बढ़िया, नहीं खुला तो संकल्प के ठीक बगल में मेरा घर है, मेरे घर में भी पूरा क्लासरूम, बेंच, डेस्क, बोर्ड आप लोग देख ही रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन आप लोगों को, मेरी पूरी व्यवस्था एज इट इज है जैसे संकल्प में होती है। तो मैं अपने घर में ही ऑफलाइन क्लास लेने जा रहा हूं। आप लोग इस मैसेज को अपने 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 मित्र वगैरह को भी पहुंचा देंगे कि अमरीश सर का जो है ऑफलाइन भी दिवाली छठ के बाद शुरू होने जा रहा है। जो भी विद्यार्थी इच्छुक होंगे वो मुझे दिन में कॉल करके अपना नाम, क्लास और अपना जो मीडियम है, हिंदी मीडियम में पढ़ना है या इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, वो मेरे पास नोट कर देंगे। मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, उसके हिसाब से आप लोगों को दिवाली के पहले ही टाइम का अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो देख रहे हैं दोनों वेक्टर P और Q, आप लोग यकीन माने, आप लोग अगर फॉर्मूला खाली ध्यान में रखेंगे फिजिक्स में आप लोगों का बेहतर तरीके से काम बन जाएगा। P और Q दोनों वेक्टर, इधर से ये क्या गुजरा, परिणामी रिजल्टेंट R, दोनों P और Q के बीच का एंगल थीटा। इस एंगल पर अभी आप लोग ध्यान नहीं देंगे, बीच का एंगल क्या है, थीटा। ये जो परिणामी रिजल्टेंट R है इसका आप लोगों को याद होगा ना, दोनों तरफ लकीर लगाते हैं मतलब मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है। तो R का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है रूट अंडर पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा प्लस दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिखते हैं, वेक्टर R का मैग्नीट्यूड परिमाण, विदाउट एरो मतलब परिमाण, सब में एरो हटा दिए, और क्योंकि ये R जो है ये वेक्टर है, इसका डायरेक्शन होगा, तो अगर इसका जो डायरेक्शन आप लोगों को यहां दिख रहा है ये R, अगर इसका डायरेक्शन वेक्टर P के साथ अल्फा एंगल बनाता है तो tan अल्फा का ये फॉर्मूला होता है। मैं फिर आप लोगों को यहां पर एक बात बतला दूं, अगर हम लोग ऑफलाइन में मिलेंगे तो मैं ये दोनों फॉर्मूला आप लोगों के सामने निकाल करके दिखा दूंगा, फिलहाल ऑनलाइन में इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर R का डायरेक्शन P के डायरेक्शन से अल्फा एंगल बनाता हो तो tan अल्फा होता है Q साइन थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q कॉस थीटा। अगर यहां से अल्फा खाली लिखना हो, tan को उधर भेज देते हैं, tan पर पावर -1, लेकिन इसको पढ़ते हैं tan इनवर्स। हालांकि इसकी आवश्यकता अभी नहीं होगी, बाद में होगी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब मैं इस फॉर्मूला से जुड़ी हुई कुछ अलग अलग स्थितियों की चर्चा करने जा रहा हूं, आप लोग जरा ध्यान से उसको समझेंगे। इधर मैं अभी नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि डायग्राम है, इस तरफ उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो रोक करके नोट कर लिया हो।
ध्यान दें, अगर दोनों P और Q दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होता, P और Q का एक ही डायरेक्शन होता तो एंगल नहीं बनता। इफ directions of P and Q are same, ये बड़ा ही यूजफुल है। तो थीटा क्या हो जाएगा? 0। P का इधर है, Q इधर नहीं होकर के इधर ही होता, तो जब दोनों का एक ही डायरेक्शन तो थीटा 0। cos थीटा cos 0 डिग्री 1, तब R इक्वल्स टू रिजल्टेंट परिणामी P स्क्वायर 2PQ इंटू कॉस थीटा की जगह 1, ये किसका फॉर्मूला है? ठीक है, तो स्क्वायर भी है रूट भी है, दोनों हट जाएगा। अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी परेशानी, इफ डायरेक्शंस मतलब दिशाएं, अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं हिंदी में लिख दीजिए, तो यहां मैं लिख देता हूं, यदि वेक्टर P एवं Q की दिशाएं समान हो तो थीटा 0। अब ध्यान दें, अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन समान हुआ तो परिणामी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड कर देंगे। मैं इसका आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। ये एग्जाम्पल आप लोगों को इस फॉर्मूला को समझने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। ध्यान दें, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, भारी वस्तु है, एक आदमी इधर खींच रहा है 20 न्यूटन के बल से, फोर्स से नहीं खींचा रहा, दूसरा एक और आदमी को बुलाया, ये इधर लगाने लगा 15 न्यूटन, दोनों फोर्स है, बल है, वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 35 न्यूटन P प्लस Q। ठीक है, लेकिन यही अगर अगला एग्जांपल मैं देने जा रहा हूं, ये इधर खींच रहा है 20 न्यूटन, दूसरा आया वो इधर खींचने लगा 15 न्यूटन, तो यहां 35 नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। अगला, इफ डायरेक्शंस ऑफ P एंड Q आर अपोजिट टू ईच अदर, आपस में, देन यदि P एवं Q की दिशाएं परस्पर यानी आपस में विपरीत हो तो, अब जरा यहां ध्यान दें, मान लेते P इधर है और Q इधर है, दोनों अपोजिट, तो बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहां से cos थीटा cos 180 होता है -1, आप लोगों को पता ही है। तब R बराबर √अंडर P स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू कॉस थीटा की जगह -1 प्लस Q स्क्वायर, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर माइनस 2PQ, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला हो जाएगा
p माइनस क्यू का होल स्क्वायर और q माइनस पी का होल स्क्वायर, क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर सेम होता है, तो यहां से स्क्वायर भी है रूट भी है हट जाएगा, या तो r हो जाएगा p माइनस क्यू या r हो जाएगा q माइनस पी। अब आप लोग कहेंगे कि दोनों में कौन लेंगे, जो बड़ा होगा उसमें छोटा माइनस कर देना। जैसे इधर 20 था इधर 15 था, तो ये बड़ा है तो 20 माइनस 15। बात समझ में आया? तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, इसको हम लोग जो है इसको दो भाग में बांट देंगे, इस तरह से बांट देंगे दो भाग में, जो बड़ा रहेगा यहां दो भाग कर दें। इफ P ग्रेटर देन Q देन R इक्वल्स टू P माइनस Q। अगर P बड़ा हुआ Q से तो P माइनस Q, और इफ Q ग्रेटर देन P तो R क्या लिखेंगे, Q माइनस P। सिंपल आप लोग इसको ऐसे ध्यान रखेंगे, जो बड़ा होगा उसमें छोटा घटा देंगे। लेकिन एक केस, इफ P इक्वल्स टू Q, अगर P और Q दोनों बराबर हुआ तो माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल, इसको आप लोग नोट नहीं करेंगे, ये एक वस्तु है, एक आदमी इधर खींच रहा है 20 न्यूटन, दूसरा इधर खींच रहा है 15 न्यूटन, तो 20 माइनस 5 तो R हो गया कितना, 5 न्यूटन। लेकिन अगर एक आदमी इधर खींच रहा है 20 न्यूटन, दूसरा इधर खींच रहा है वही 20 न्यूटन, तो दोनों सेम, तो R क्या हो जाएगा, 0। और दूसरी बात, जो बल यानी जो वेक्टर, जो फोर्स, जो वेक्टर बड़ा होगा, रिजल्टेंट यानी परिणामी का डायरेक्शन वही होगा। ठीक है, आप लोग आज के वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का घटाव। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल।